नमस्कार। हमारे साथ है एन के सूद साहब, जो कि एक्स रॉ ऑफिसर है, और वो भी रॉ ऑफिसर है। और एक है एएस दुल्लत, जो कि रिटायर्ड रॉ के चीफ है। और उनकी जो उनको लेकर जो इस वक्त चल रही है, मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं, जो कंट्रोवर्सी चल रही है एएस दुल्लत को लेकर, एन के सूद साहब उनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे थे अब तक, वो किस किस से मिलते रहे, और वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। तो अभी जय जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने बातचीत की थी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है एक बार फिर से। शुक्रिया जी। नमस्कार सर। सर ये जो दुल्लत साहब है, इनके बारे में तो मैंने भी पढ़ा है। ये जो अलगाववादी हैं या जो सेपरेटिस्ट है, या जिसको हम हुर्रियत कहते थे, जो कि अब हुर्रियत तो खत्म ही हो गया एक तरह से मोदी सरकार के आने के बाद, जो पाकिस्तान के एजेंट हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो अली शाह गिलानी के मरने के बाद तो हुर्रियत वैसे भी खत्म हो गया। तो सर ये जो दुल्लत साहब है, इनके बारे में मैंने पढ़ा, इनकी उससे ऐसा लगा जो शब्बीर शाह टाइप के जो लोग थे और जो बाकी जो सेपरेटिस्ट है, उनके साथ इनकी कहीं ना कहीं एक दोस्ती थी या क्या एक हमदर्दी थी इनकी। ये हमदर्दी की वजह क्या थी सर? देखिए, ऐसा होता है कि हम अगर किसी को सोर्स बनाते हैं, हमारे लिए काम करता है, उसको पैसे भी देते हैं, और पैसे देने के बाद हम उसको पूरा अपनी तरफ लॉयल्टी कर लेते हैं। दुल्ला साहब के टाइम में कश्मीर पे काफी साल देखते रहे, और जब रॉ के चीफ थे उसके बाद ये यहाँ पे ओएसटी बन गए, पीएमओ में कश्मीर का इशू देख रहे थे। तो जितने सेपरेटिस्ट थे उनको पैसे दिए जाते थे, एक साल में कई सौ करोड़, कम से कम 100 करोड़ तो इनको खर्चा होता था इनके ऊपर। इनके पास सिक्योरिटी होती थी, इनको पैसे फ्री दिए जाते थे, फ्री एयर ट्रैवल, फ्री खाना पीना 5 स्टार होटलों में, और इनके बच्चों को फॉरेन सेटल कर दो। दुल्ला साहब ने इसमें बहुत कुछ किया, पैसे भी दे रहे, पैसे भी दिए, फैसिलिटीज दी, इनके बच्चों को फॉरेन भी भेजा। और कुछ टेररिस्ट जो या सेपरेटिस्ट उनके बच्चों को इन्होंने गवर्नमेंट नौकरियां दी। इवन बिट्टा कराटे, उसकी वाइफ को भी नौकरी दी। किसका काम था? ये कहा जाता है दुल्लत साहब का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, आपने इनको नौकरियां दी, सब कुछ दिया, लेकिन काम किसके लिए कर रहे थे? वो काम तो पाकिस्तान का कर रहे थे। बिट्टा कराटे ने तो यहाँ पे कई लोगों को मारा, मर्डर किया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मर्डर किसका हुआ? इंडियंस का हुआ, हिंदुस्तान का हुआ। क्या आपके टाइम में जब दुल्लत साहब वहां के एडवाइजर थे या कश्मीर में काम कर रहे थे, तो क्या वहां पे कश्मीर की सिचुएशन सबली? टेररिज्म चल रहा था, लाखों लोगों को वहां से भगा दिया गया जो हिंदू थे, मर्डर कर दिया गया। और ये वो आदमी है जो अपोज करता है आर्टिकल 370 वहां से हटाने पे, पीएम मोदी के द्वारा। जब से आर्टिकल 370 हटाया, वहां पे काफी पीस हो गए। पत्थर फेंकते थे जो हमारे सोल्जर पे, वो खत्म हो गए। और जो वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी वो खत्म हो गई। टेररिस्ट आते हैं अब भी, लेकिन मारे जाते हैं। लोकल हमको सपोर्ट करते हैं। पहली बार आपके मेन चौक में वहां पे हिंदुस्तान का झंडा फहराया गया, लोगों को जॉब मिल रहे हैं। देखिए, जब ये मिलिटेंसी होती है तो उसका एक मेन पर्पस होता है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए काम होता है। आज वहां पे एम्प्लॉयमेंट है। जो वहां पे अपना फ्रूट बेचते थे, उनकी इनकम 5-5 गुना बढ़ गई। वहां पे जमीन पे कब्जा कर रहे थे। और आज कश्मीर का सत्यानाश करने के लिए कोई आदमी बैठा है, तो फारूक अब्दुल्ला बैठा है, शेख अब्दुल्ला बैठा है, या उसका बेटा उमर अब्दुल्ला बैठा है, या यहाँ पे जो दूसरे मुफ्तीस वो बैठे हैं, और ये जो दुल्लत है उनकी तारीफ करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ अनडिजर्विंग लोगों को जो पैसा देते हैं ना, इंटेलिजेंस के लोग, तो उसमें कुछ अपनी जेब में रख लेते हैं। ज्यादातर ये नहीं होता। रॉ के अंदर बांग्लादेश के ऑपरेशन में पैसे फेंके गए हेलीकॉप्टर से, एक पैसा किसी ने नहीं रखा, किसी के पास कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने मकान पर रख लिया फॉरेन के अंदर, रॉ में रह करके। तो कौन लोग हैं? जो लोग इंडिया को अपोज करते हैं आज, क्योंकि उनकी इनकम बंद हो गई। और फिर वो लोग जो यहाँ पे बनना चाहते थे गवर्नर या कोई एडवाइजर गवर्नमेंट के, उनको वो नहीं मिला। एनएसए बनना चाहते थे, वो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं। और जो लोग एनएसए बन गए, अजीत डोवाल जैसे, वो देश की सेवा में लगे, देश को आगे लेके जा रहे हैं। पीएम मोदी देश को आगे लेके जा रहे हैं, और ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। 24 घंटे काम करते हैं लोग। पाकिस्तान की आज हिम्मत नहीं है हमारे सामने बोलने की। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो रही है, और आज हमारी अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, हमारे एक पोजीशन की वजह से, अजीत डोवाल की वजह से। और कुछ लोग इससे बड़े परेशान हैं। जो आपका टुकड़े टुकड़े गैंग है वो तो परेशान है ही, साथ में दुल्ला साहब को बड़ी परेशानी कि वहां पे क्यों पीस हो रही है,
क्यों वहां के लोगों के पास इस टाइम पे धंधे आ रहे हैं, जॉब आ रहा है? क्योंकि वहां पे लोगों को जो पैसा बांटा जाता था, खुलेआम पैसा बांटा जाता तो उसकी पूछ नहीं होती थी। और पैसा बांटने के बाद कुछ लोग अपनी भी जेब भर लेते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग हैं जो करप्ट हैं, और उन लोगों को आज बड़ा अफसोस हो रहा है देश में कि क्यों इंडिया के अंदर पीस हो रही है, क्यों इंडिया प्रोग्रेस हो रहा है। जो लोग, कौन लोग हैं वो जो कहते हैं बिट्टा कराटे को छोड़ दिया जाए? कौन लोग हैं जो कहते हैं सेपरेटिस्ट से बात की जाए? क्यों बात की जाए? ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, हमसे पैसा लेते हैं, हमें काटते हैं। आप अपने घर में कुत्ता पालेंगे तो कुत्ता अगर आपको काटेगा तो क्या आप कुत्ते को रखेंगे? आज पाकिस्तान के अंदर सांप पाले थे पाकिस्तान में, वही सांप पाकिस्तान को काट रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी हमने सांप पाले थे सेपरेटिस्ट की शेप में, वो हमको ही काटते थे, हमारे लोगों को मारते थे, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते थे और कश्मीर का एजेंडा पाकिस्तान के साथ लेके चलते थे। आज आप पाकिस्तान टीवी सुनिए, पाकिस्तान के टीवी में बात होती है, वो परेशान है इंडिया किस तरीके से कश्मीर पे कंट्रोल कर रहा है। पीओके के लोग आज इंडिया से मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें भी नौकरियां मिले, हमें भी पानी मिले, हमें भी यहाँ पे बिजली मिले और खाने पीने की चीजें मिले, धंधा मिले, जॉब मिले। वो आज कश्मीर में हो रहा है, पीओके में नहीं हो रहा। और इसीलिए कुछ लोग डिस्टर्ब है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, पीएम मोदी का एक विजन है। पीएम मोदी सीधे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी होना अलग बात है, वाजपेयी बड़े अच्छे आदमी थे। पीएम मोदी पीछे से ख्याल रखते हैं मुझे कोई काटेगा तो नहीं, ऐसे आदमियों को अपने नजदीक नहीं आने देते थे। और दुल्ला साहब, मेरी अभी किससे बात हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी रहे हैं वो, तो कह रहे थे कि जी कोई काम कहा, मैंने कहा जी मैं तो काम नहीं करा सकता, तो पैसे खाने का धंधा है, मैं ना करूंगा, ना डोवाल साहब को मैं कह सकता हूँ, ऐसे तो मेरी उनसे बातचीत भी नहीं है, ना किसी और को मैं कह सकता हूँ। और सिंपल सी बात है, तो कहा जी मैंने दुल्ला से बात की थी। दुल्ला कहता है मेरी तो आजकल गवर्नमेंट को मेरे को सुनता ही नहीं। फिर सुनेगा क्यों? आपका एजेंडा क्या है? क्या आप गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक रॉ के चीफ थे, तो मैंने उससे कहा सर आप ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, रिटायरमेंट ले ली, टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच गया, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, कुछ काम करूंगा, थोड़ा आराम करूंगा ताकि टाइम पास करने के लिए वो रहे। लेकिन ये आदमी वो है जिनको काम नहीं करना, जिनको देश को डिस्टर्ब करके देखना है। देखिए हमारे देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट हैं, हमारे देश के अंदर कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन देश की गाड़ी चल रही है बहुत आगे, वो चल रही है पीएम मोदी की वजह से, वो चल रही है अजीत डोभाल की वजह से, जयशंकर की वजह से, अमित शाह की वजह से, और बहुत से हमारे पीयूष गोयल जैसे लोग हैं जो देश को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। और कुछ लोग परेशान हैं कि देश क्यों आगे आगे प्रोग्रेस कर रहा है, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस टाइम पे देश को दोबारा वापस खींच के घसीट करके दलदल में लाया जाए, मिलिटेंट्स जो थे उनको यहाँ पे पावर में बिठा दिया जाए, फारूक अब्दुल्ला को पावर में बिठा दिया जाए, जिनका इस टाइम पे पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, मुफ्ती का कैरियर खत्म हो गया, इसलिए ये लोग परेशान है। महबूबा मुफ्ती तो कल स्टेटमेंट दे रही थी, बल्कि कल ही का स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि उसने तो हमारी जुडिशरी पर सवाल उठाया है और कहा है कि अभी कश्मीर में क्रूरता हो रही है, मतलब वहां जुल्म हो रहे हैं, वो इस तरह की बात कर रही है। देखिए जी, जुल्म तो हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जुल्म किस पे हो रहे हैं? जब पाकिस्तान से मिलिटेंट आता मारा जाता है, इनके साथी है वो। पुलवामा किसने कराया था? पुलवामा तो मुफ्ती के टाइम में हुआ, और मुफ्ती का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो पुलवामा होने में, अदरवाइज पुलवामा नहीं होता। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी उस टाइम पे, मैं देख रहा था बरकात का एक था कि उनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वो हिट देते हैं लोग पाकिस्तान को कि आप करिए, पाकिस्तान ने कर लिया बड़ा। लेकिन बड़ा किया तो मोदी ने वही डंडा पीछे डाल दिया, बालाकोट कर दिया। इनका आइडिया था पीएम मोदी के यहाँ पे बड़ा होगा तो पीएम मोदी यहाँ से हार जाएंगे, पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया, उन्होंने कह दिया था कि ये लोग बड़ी भारी गलती कर गए, और उसके बाद बालाकोट हो गया, किसी ने इमेजिन नहीं किया था। और उसके अंदर इंफॉर्मेशन किसने दी? इसके ऊपर टोटल इंफॉर्मेशन दी रॉ के लोगों ने, रॉ के ऑफिसर्स ने, रॉ के चीफ ने उस टाइम पे। दुल्ला साहब नहीं थे, दुल्ला साहब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो कारगिल को कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, यहाँ पे तो पाकिस्तान घुसा ही नहीं, हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि पूरी इंफॉर्मेशन थी। हो ही नहीं सकता कि आपके 5 से 6 हजार पाकिस्तानी घुस जाए और आपके रॉ को पता ना चले, हमारे टेक्निकल यूनिट को ना पता चले, रॉ के सोर्सेज को ना पता चले, हो ही नहीं सकता। बहुत से लोगों ने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं गई शायद, यह सोचता हूँ। अदरवाइज हमारी आर्मी तैयार होती, हमारी गवर्नमेंट तैयार होती। और कुछ लोग देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और आज जब देश बढ़ रहा है तो उनको दर्द हो रही है। सर मैं जब करण थापर का इंटरव्यू सुन रहा था दुल्लत के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो इंटरव्यू है ये बिल्कुल ही प्लांटेड है, बिल्कुल एक तरफा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। बल्कि मुझे हैरानी तब हुई, आप सुनिएगा। वो पूछते हैं
कि हमको तो ये लगता है जो आपने पुस्तक में लिखा है कि डोवाल साहब के शाह अमित शाह से रिश्ते ठीक नहीं है और वो तो सीधे पीएम से बात करते हैं, मतलब इस तरह का है कि तो दुल्लत ने कहा मे बी मतलब हालांकि खुल के नहीं कहा लेकिन मे बी इस तरह से बोले। तो देखिए ये सिंपल सी मतलब एक एक्स रॉ चीफ, मतलब वो सर इतनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर रहा है, इतनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर रहा है, वो खुद एक्सपोज हो रहा है ये सब करके। देखिए ऐसा है, होम मिनिस्टर का अलग रोल है, पीएम का अलग रोल है, और ये होम मिनिस्टर वो है जिसको कांग्रेस ने जेल में डाल दिया था, और अजीत डोवाल का अलग रोल है। लेकिन तीनों का एक एजेंडा है, तीनों का एक एजेंडा है नेशनलिज्म, नेशन। उसके लिए कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, डिफरेंसेस तो आपके मेरे भी हो सकते हैं, लेकिन नेशन के ऊपर तो हमारे डिफरेंसेस नहीं होंगे, नेशन आगे बढ़नी चाहिए। तो अजीत डोवाल का अपना एरिया है, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर का अपना एरिया है, पीएम मोदी सबके ऊपर बैठे हैं, अमित शाह का अपना एरिया है, आर्टिकल 370 हटाएंगे तो अमित शाह ने हटाना था, लेकिन उन्होंने साथ में अजीत डोवाल से सलाह ली होगी, एजेंसी से सलाह ली होगी क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, लेकिन उनके पास एजेंडा था, क्लैरिटी थी, आपस में बातचीत की होगी, एक एक पॉइंट पे हो सकता है ना कहीं पे मेल खाया हो, लेकिन ओवरऑल तो ठीक था ना, 370 हटा दिया। तो ये सारा काम मिलके हुआ। और दुल्लत, और बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली ये जो करण थापर है क्या है, इनके जैसे मैंने पहले ग्रैंडफादर वो क्या थे, स्टूज थे, यानी कि एजेंट थे ब्रिटिशर्स के, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जो उस टाइम पे हमारी इंडियंस थे उनके खिलाफ, और कुछ मिलिटेंट को उसको भी मरवाने का काम किया होगा, नेचुरली बात है, और तभी उनको बड़े रिवार्ड दिए गए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप क्रिश्चियन बन गए कोई इशू नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन बन के आप जो रूल कर रहे थे वो तो आज चले गए। क्रिश्चियन कंट्री में तो एक हिंदू पीएम बैठा, ऋषि सुनक बैठे यूके के अंदर, और आप यहाँ बैठ के एजेंडा चला रहे हैं वही पुराना वाला। आपको इनको लगता है कि शायद यहाँ पे इंडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। जापान के अंदर बम गिरा था, न्यूक्लियर बम, उसके बाद कुछ बहुत सालों बाद 20 30 40 सालों के बाद कोई आदमी वहां से जंगल में से आया, तो उसने देखा कि भाई क्या है, कहते हैं आप कौन है, कहते हैं यहाँ तो बम, यहाँ पे वार हुआ था, मैं तो जंगल में छुप गया था तो अब आया हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं था जब जापान कितना चेंज हो चुका है। तो मुझे लगता है करण थापर को ये नहीं पता देश कितना चेंज हो चुका है, ये उसी ड्रीम में सो रहे हैं, कि इसी ड्रीम में है कि पाकिस्तान यहाँ पे कश्मीर पे कब्जा कर लेगा, इनका एजेंडा पूरा हो जाएगा, कुछ लोगों को फ्री खाने की आदत है। और दुल्ला साहब भी गेम खाना क्लब के इलेक्शन लड़ते थे कि वहां पे शायद खाने पीने को कुछ मिल जाएगा, मुझे नहीं पता इनका क्या पर्पस था क्या रोल था, अपनी बेइज्जती करा ली जेम खाना क्लब के, बार बार इलेक्शन लड़के और हार के। अच्छा एक सवाल और उन्होंने कहा, एक बात और करण थापर ने कही, तो उसके जवाब में वो कहते हैं दुल्लत साहब की अजीत डोवाल बहुत स्मार्ट है और वो सबसे दोस्ती रखते हैं, मतलब वो सबके दोस्त हैं और किसी के भी दोस्त नहीं है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं इसके ऊपर एक कमेंट देता हूं। हम जब अपना काम करते हैं ना, हम अपना काम सिंसियरिटी से करते हैं, दोस्ती रखते हैं, दोस्ती लेके उस आदमी से अपना काम निकालते हैं, लेकिन उसके चंगुल में नहीं फंसते, उसको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। हमारा क्या होता है कि आदमी को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके देखते हैं क्या हमारा आदमी एक काम का है, काम का होगा तो उससे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके उसको खाना पीना जो कुछ भी है वो खिलाते हैं, और उसको एक बड़ा क्लोज ले आते हैं, क्लोज लेकर उससे अचीव करते हैं कि उस वीकनेस उसकी देखते हैं क्या वीकनेस है, पैसा चाहिए इसको, शराब चाहिए, कोई चीज उसको सप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसके साथ दोस्ती रखते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करते। तो अजीत डोवाल भी अपना प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। हम किसी के दोस्त नहीं है, किसी के दुश्मन नहीं है, हम दोस्त है अपने देश के, हम काम करते हैं अपने देश का, और मैं तो कोई कंडीशन में नहीं पहुंचता, किसी तरीके से अजीत डोवाल के नजदीक नहीं पहुंचता, कि जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने एनएसए की सीट को संभाला है, जिस तरीके से आज हमारा देश खड़ा है, पीएम की सिक्योरिटी देखते हैं, पीएम के साथ फॉरेन में जाते हैं, और पीएम मोदी उनको पसंद करते हैं उनकी काम की वजह से। पीएम मोदी किसी देशद्रोही को पसंद नहीं करते, किसी को अपने पास नहीं रहने देते, करप्ट आदमी को नजदीक नहीं आने देते। अजीत डोवाल में ऑनेस्टी है, देश के लिए मर मिटने का उनका एक एम है, देश की सेवा करना, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, फालतू में गप्पे नहीं मारना चाहते, फालतू के लोगों से मिलना नहीं चाहते, और उनकी नॉलेज उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। अजीत डोवाल से पूछिए कि बेसिकली दुल्लत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको ऐसी बातों में पढ़ना ही नहीं है, और दुल्लत फालतू बैठे। और करण थापर के साथ जो आदमी बैठा है या बरखा के साथ बैठा है, उसके आदमी क्या क्रेडिबिलिटी है, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और अपनी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही खराब कर चुके, जब ऐसे के आदमी से मिलकर के किताब लिखते हैं, उसके साथ फॉरेन में घूमते हैं, इनके लंदन में इनका घर है,
वहां पे इनके घर में कौन आता है? पाकिस्तान एम्बेसी के लोग आते हैं, वहां पे खलिस्तानी आते हैं, और ये कहा जाता है वहां पे आईएसआई के लोग भी आते हैं इनके घर में। तो ये तुल्लत साहब का एजेंडा है। ठीक है, हम आज बैठे हैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि हम जाके पाकिस्तान की फेवर करते हैं। हम फेवर करते हैं अपने देश की, रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को। जो हमारे देश के खिलाफ बात करता है उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाते हैं। लेकिन एक और बात कहूंगा, जी जी, देखिए मणिशंकर ये भी कम्युनिस्ट है, पाकिस्तान के चैनल में जाकर के वहां पे इंडिया को गालियां देते हैं, कहते हैं आप हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट को चेंज कराइए। वो कहते हैं हम कैसे कराएं, आप कराइए। तो ये बेसिकली एक, देखिए एक में दुल्ला साहब की एक सिमिलरिटी है, इनके सिमिलरिटी का एक आदमी है, वो है हमीद अंसारी। उनके साथ मैंने काम किया, और हमीद अंसारी भी इस देश में बहुत कुछ अचीव किया। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन गए, जबकि किसी काबिल नहीं थे वो। दुल्ला साहब, इनकी कोई औकात नहीं थी कि इनको रॉ मिलाया जाए, रॉ मिलाया इनको। और उसके बाद ये गालियां किसको दे रहे हैं? मतलब इतनी ऊंची पोजीशन पे पहुंच के आप वो सेटिस्फाई नहीं है, आप गवर्नर बनना चाहते हैं। सेम हमीद अंसारी प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, और इनको भी इनकी एक एम्बिशन थी। बड़े एम्बिशियस हैं दुल्ला साहब, काम नहीं करते, एम्बिशियस है कि मुझे यहाँ पे गवर्नर बना दो, फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बना दो, मुफ्ती को भी यहाँ पे सेंटर को की गवर्नमेंट में ले आओ, और बिट्टा कराटे को भी वहां पे अच्छी पोस्ट दे दो पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर। बिट्टा, अब देखिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया, बिट्टा कराटे की जो वाइफ थी उसको गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस कर दिया। और जितने भी जो IC-814 पे हाईजैक होके एक मिलिटेंट था, क्या नाम था उसका, जो मेन मिलिटेंट था, उसके बच्चों को यहाँ पे हाई पोजीशन थी, मतलब कश्मीर के अंदर। दुल्ला साहब का उसमें इंपॉर्टेंट रोल था उनको पोजीशन दिलवाने में, उसको गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया। गिलानी के 2 बच्चे, 2 लड़के अच्छी पोजीशन में थे यहाँ पे, और उनके बाद इस गवर्नमेंट ने उनको डिसमिस कर दिया, नौकरी से हटा दिया, क्योंकि गिलानी की जो बॉडी है उसको लपेटने लगे थे पाकिस्तान के झंडे से। तो गवर्नमेंट ने उन पर 311(2)C लगा के नौकरी से हटा दिया, डिसमिस कर दिया। ये गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी किसी भी एंटी इंडिया लोगों को। लेकिन जो एंटी इंडिया लोग हैं वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसके साथ मिलके हम इस गवर्नमेंट को बदनाम करें। लेकिन इस गवर्नमेंट को बदनाम करना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेशनलिस्ट लोग बैठे हैं। अभी तो मैं बैठा हूँ, और से बहुत से लोग आएंगे रॉके, अगर दुल्ला साहब कुछ आगे चलेंगे इनको एक्सपोज करने के लिए। इनके एक्सपोजर का बहुत सामान है हमारे पास, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान न करें, अपनी किसी तरीके से गलत कंट्रोवर्सी में ना फंसे। लेकिन ऐसे लोगों को एक्सपोज करना या ऐसे लोगों के बारे में सच्चाई बताना हमारा धर्म भी बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, ये वाकई बहुत कुछ है बताने के लिए, निश्चित रूप से बहुत कुछ है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये अलगाववादियों के बारे में हमने बात की, जिस तरह से उनकी हमदर्दी थी और जिस तरह से उन्होंने उनको हेल्प की, और वही करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए, करोड़ों रुपए मतलब भारत से लेते थे, और उसके बाद भी ये हमारे जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकवाते थे। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि एक पत्थर फेंकने वाले को 500-500 रुपए पर डे के हिसाब से होता। बिल्कुल ठीक बात, और बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा, एक और सारी बातें, एक और बात कहूंगा, रूबिया को जो किडनैप किया गया, रूबिया सेठ को जो किडनैप किया गया, उस टाइम पे उसके जो फादर थे वो होम मिनिस्टर थे, और ये कहते हैं जी रूबिया उस टाइम पे प्राइवेट बसों में घूम जाती थी, फुलारा जाती थी। आपको लगता है कि ऐसी बात होगी? एक रूबिया की जो किडनैप किया गया, एक ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसके अंदर अब्दुल्ला मिला हुआ था, अब्दुल्ला मिला था, और दुल्ला साहब भी उस टाइम पे वहीं घूम रहे थे आसपास, और ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। अरे उसको किडनैप किया, वो उस बस में जाती थी, फलाना किया, और बेसिकली इस टाइम पे तो जिसने किडनैप किया वो जेल में बैठा है, और उसको फांसी की सजा होने की पूरी तैयारी है। ये उसको बचाना चाहते हैं। इनके कहने से कोई बचेगा नहीं। दोवाल साहब पे अटैक करने से कोई फायदा नहीं होगा, पीएम मोदी पे अटैक करने से कोई फायदा नहीं होगा। पीएम मोदी को तो लोग गालियां देते हैं, लेकिन पीएम मोदी को लोग प्यार बहुत करते हैं। तो इसीलिए हम पीएम मोदी के साथ हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इनका एजेंडा गलत है। अगर आपको अपनी रेस्पेक्ट करनी है, आपने रॉ के अंदर 2 साल तक गद्दी संभाली, उसके बाद आज आप बदनाम कर रहे हैं रॉ को, बदनाम कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, बदनाम कर रहे हैं नेशन को, सपोर्ट कर रहे हैं आप एंटी इंडियंस को, सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटेंट्स को, सपोर्ट कर रहे हैं सेपरेटिस्ट को, और ये चाहते हैं सेपरेटिस्ट को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बता दिया जाए। आपकी दोस्ती है फारूक अब्दुल्ला से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला टोटल एक्सपोज आज, साइडलाइन हो गया। मुफ्ती जो मर्जी बात कहे, कौन सुनता मुफ्ती को? पाकिस्तान वाले सुनते होंगे। पाकिस्तान के जो टीवी में आजकल चर्चा होती है पीएम मोदी की, चर्चा होती है जयशंकर की, वो प्रेस करते हैं पीएम मोदी को, प्रेस करते हैं इंडिया को, प्रेस करते हैं जयशंकर को, और प्रेस करते हैं देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन
बिल्कुल ये ठीक जो कहा लोगों सर। का एजेंडा है, ये सिर्फ एक तरीके से जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों को शायद लगा भी होगा कि दुल्लत कह रहे हैं रॉ के चीफ होंगे। रॉ का मतलब नहीं है कि आप रॉ में बैठे तो आप नेशनलिस्ट हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां रह करके अपनी पोजीशन का फायदा उठा करके देश को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन वो 1% लोग हैं। अदरवाइज लोगों की नेशनलिटी नेशन के साथ प्यार है, देश के साथ प्यार है। और आज मैं नहीं सोचता कि रॉ का कोई आदमी पीएम मोदी को अप्रिशिएट ना करता हो या अजीत डोभाल को ना करता है। बिल्कुल ठीक कहा सर, बिल्कुल ठीक कहा, और आपसे बातचीत जारी रहेगी सर। और ये बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल आपने सही इशारा किया है, और वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया।